नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे यूपी में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। फिरोजाबाद में मुहर्रम को शांतिपूर्ण बनाने के लिए फ्लैग मार्च और सुरक्षा समीक्षा हुई। मुरादाबाद में संचारी रोग नियंत्रण को लेकर गांव स्तर पर तैयारी तेज की गई। प्रयागराज में नाबालिग पर हमले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। देखिए यूपी की बड़ी और अहम खबरें एक साथ। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से फिरोजाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। बुधवार को जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ नगर क्षेत्र में ताजिया मार्गों का फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने ताजिया जुलूस के निर्धारित मार्गों, संवेदनशील स्थलों, बैरिकेडिंग, यातायात व्यवस्था और अन्य सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मुहर्रम पर्व को भाईचारे और शांति के साथ संपन्न कराने में सहयोग करें। आज शाम को मेरे द्वारा और डीएम साहब द्वारा यहाँ पे जॉइंट रूप से पुलिस विभाग के साथ, जिसमें हमारे एसपीआरए, सीओ साहब और थाना प्रभारी सभी लोग रहे हैं, यहाँ की लोकल टीम रही है, पैदल गश्त की गई है। इसमें जो ताजिया का जो भ्रमण रहेगा, जो परसों जितने भी जुलूस रहेंगे उसका कुछ रूट देखा गया है। रूट में ये भी देखी गई हैं कुछ चीज़ें जो बिजली से संबंधित है या फिर साफ़ सफाई से संबंधित है। बाकी मिश्रित एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। टीम्स को डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि जहाँ जहाँ जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं वहाँ पे ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट पर्याप्त रहे। बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटीज़ रहेंगी। ड्रोन का भी यूज़ बताया गया है, 100% ड्रोन का यूजेज भी होगा। और ऑलरेडी ब्रीफिंग इसमें सभी ताजियादार कमेटियों से हो चुकी है। इसमें सबको डायरेक्शन ये भी दी गई है कि ताजिया की हाइट से संबंधित निर्देश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, डीजे के संबंधित में और अलम की हाइट में भी सभी डायरेक्शंस क्लियर हैं डाउन द लाइन, और सबसे अंडरटेकिंग भी ली जा चुकी है, नोटिस भी दिए जा चुके हैं। और इसमें जो भी कोई खुराफात करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कानून अपना पूरा सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगा। डायरेक्शंस के अनुपालन में जितने भी जो डायरेक्शंस हैं उसी के क्रम में ही सभी लोग जुलूस का हिस्सा बने, और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लोगों ने चिन्हित ऑलरेडी कर लिया है। उन पे जो 126, 135 की जो कार्रवाई है वो भी हम लोग करवा रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और यही इसको पीसफुली इंश्योर कराने के लिए हम लोग आज यहाँ पे पेट्रोलिंग हमारे द्वारा की गई। थैंक यू। और देखिए, ये पुलिस के द्वारा सामान्य तौर पर फुट पेट्रोलिंग निरंतर किया जाता है। उसी के क्रम में आज मेरे द्वारा एसएसपी साहब के द्वारा और बाकी सभी यहाँ की जो पुलिस और प्रशासन की टीम है, राममोहन नीचे का थोड़ी सी राममोहन गया है। और इसमें उन रास्तों को भी देखा गया, उन रूट्स को भी जहाँ पर से कि ताजिए निकाले जाएंगे। और जो कोई भी अवसर हो वो शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, उसको लेकर जो समस्त हम लोगों की प्रशासनिक तैयारियाँ हैं उसका जायजा लिया गया है। और सभी तैयारियाँ हम लोगों की ठीक हैं और सभी को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भगतपुर विकासखंड स्थित भगतपुर टांडा सभागार में बुधवार को संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण संवेदीकरण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी अमर सिंह ने की, जबकि संचालन सहायक विकास अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने किया। बैठक में विकासखंड क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचारी रोगों की रोकथाम, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। सहायक विकास अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने सभी ग्राम प्रधानों को निर्देश दिए कि वे गांव में नियमित सफाई अभियान चलाएं, लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें तथा संचारी रोगों के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। इस अवसर पर सीएचसी प्रभारी मोहम्मद असलम सहित बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान, सचिव एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सर, आज ब्लॉक सभागार में क्या मीटिंग हुई है? आज विकासखंड भगतपुर टांडा में प्रधानों का, सचिवों का और पंचायत सहायकों का संवेदीकरण कार्यक्रम था, जिसमें सभी को संचारी रोग नियंत्रण के संबंध में विशेष जो जानकारी थी वो सब दी गई, जिससे जो है पूरे माह का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार, रोस्टर के अनुसार सभी गाँव में अच्छे से कार्यक्रम चलाया जा सके, सभी को जागरूक किया गया है।
और सबको निर्देशित किया गया कि समय पर एंटी लार्वा फॉगिंग और झाड़ियों की कटाई का कार्य अच्छी तरह से करें। यही सबको निर्देश दिए गए हैं। सर आज एक संचारी रोग को लेकर बैठक की गई थी ब्लॉक सभागार में, तो क्या मीटिंग का उद्देश्य था इसका? और आज वीडियो साहब की अध्यक्षता में संचारी रोग की रोकथाम के लिए ये प्रधान, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी और सेक्रेटरीज, एडीओ पंचायत साहब, एडीओ जी, सारे स्टाफ की आज हमने ओरिएंटेशन किया इसमें कि 1 तारीख से 10 तक संचारी चलेगा और 10 से 31-30 तक आपका ये दस्तक अभियान चलेगा। तो इसमें साफ़ सफाई, झाड़ी कटाई, ये सब, एंटी लार्वा छिड़काव, मच्छर जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए हमने आज इनका प्रशिक्षण दिया है यहाँ पे ग्राम प्रधान और सेक्रेटरीज को। ये कोई अभियान भी चल रहा था, पहली तारीख से कौन सा अभियान चलेगा? सर 1 तारीख से हमारा संचारी रोग अभियान चलेगा। कितने तारीख तक चलेगा? ये 30 तारीख तक चलेगा। थैंक यू। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की पर हुए हमले के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल कार बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता और मुख्य आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे। घटना के दिन दोनों साथ आए थे। जहां आरोपी के पास मौजूद तमंचे से गोली चलने पर युवती के पैर में चोट लगी। शुरुआती जानकारी में घटना को अलग तरीके से बताया गया था, लेकिन सीसीटीवी सर्वेलांस और पूछताछ के बाद पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दिनांक 22 जून को थाना फाफामऊ पर सुमन गौतम निवासी पुराना फाफामऊ द्वारा बेला कछार में अपनी नाबालिग पुत्री पर 2-3 अज्ञात हमलावरों द्वारा धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से हमला करने की घटना दर्शाते हुए अभियोग पंजीकृत कराया था। उक्त प्रकरण के अनावरण हेतु तत्काल टीमों का गठन किया गया था, जिसके क्रम में आज उसका सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों, जिनके नाम डैनी उर्फ मोहम्मद अरबाज पुत्र पप्पू, सुहेल अहमद पुत्र स्वर्गीय इम्तियाज अहमद निवासी फाफामऊ, को आज रात्रि 8:30 बजे मलाखरर के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त डैनी के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा व सुहेल के पास से घटना में प्रयुक्त गाड़ी बरामद की गई है। पूछताछ करने पर अभियुक्त डैनी द्वारा बताया गया कि वह पीड़िता से पिछले 1 वर्ष से परिचित है तथा दोनों आपस में बातचीत करते थे। वह अक्सर मिलते जुलते रहते थे, वह संपर्क में रहते थे। दिनांक 22 जून को शाम को लगभग 5:30 बजे पीड़िता द्वारा शौच का बहाना बनाकर घर से निकली थी तथा घर से निकलकर उसके द्वारा डैनी को फ़ोन करके सुलभ शौचालय के पास बुलाया गया, जहां डैनी अपने दोस्त सुहेल के साथ उसकी गाड़ी से पहुंचा तथा पीड़िता को गाड़ी में बिठाकर बेला कछार लेकर गया। वहां पर डैनी तथा पीड़िता द्वारा गाड़ी से उतरकर कछार में टहल रहे थे। उसी दौरान पीड़िता को डैनी द्वारा अपने पास स्थित अवैध तमंचा दिखाया गया, जिसको देखकर पीड़िता द्वारा उसे चलाने का आग्रह किया गया, जिस पर डैनी द्वारा एक हवाई फायर किया गया, परंतु फायर नहीं हुआ। अगला फायर उसके द्वारा पीड़िता की तरफ करके तमंचा चलाया गया, जिससे फायर हो गया तथा गोली पीड़िता के पैर में लगी। घटना के पश्चात डैनी द्वारा अपने परिचय की दुहाई देते हुए पीड़िता को परिजनों को झूठी कहानी कि 2-3 अज्ञात लोगों द्वारा उस पर धारदार हथियार से हमला किया है की सूचना देने का दबाव बनाया, जिसके फलस्वरूप लड़की द्वारा फ़ोन करके परिजनों को उक्त कहानी बताई तथा लगातार पुलिस तथा सभी लोगों को गुमराह किया। प्रारंभिक मेडिकल जांच में व एक्सरे में चोट से गोली लगने की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, परंतु गहन मेडिकल जांच से तथा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट से चोट गोली से होना पाया गया है। लड़की के इलाज के बाद स्थिति सामान्य है। उक्त घटना के अनावरण हेतु सीसीटीवी फुटेज तथा सर्विलांस के और सीडीआर के माध्यम से साक्ष्य संकलन किया गया था और इसके अलावा जो लड़की की बुआ से भी इसमें पूछताछ की गई थी। इन सब साक्ष्यों के आलोक में लड़की द्वारा गलत सूचना देना स्वीकार किया गया तथा उक्त घटनाक्रम की पुष्टि की गई है। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को
जेल भेजा जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना खुदागंज क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार ग्राम दतेली निवासी परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर भाजपा कार्यकर्ता सुरभि सिंह एडवोकेट और सत्यभान सिंह मौके पर पहुंचे तथा परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इस दौरान अवैध खनन और तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली संचालन को लेकर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही घटनाओं पर सख्त कार्यवाही जरूरी है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी रजनीश कुमार मिश्रा ने की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ताजिया जुलूसों के दौरान सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। ताजियों की ऊंचाई की पूर्व जांच करने और जुलूस मार्गों से अवरोध हटाने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन ने बताया कि पर्व के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और सभी को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अवैध रूप से छात्रावास में रह रहे छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नरेंद्र देव छात्रावास के करीब 35 कमरों को खाली कराकर प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार बिना आवंटन छात्रावास में रह रहे छात्रों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया। कार्यवाही के दौरान परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और अन्य छात्रावासों में भी जांच कर अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। वो कार्रवाई हॉस्टल में ही छात्रावास में बच्चों की शिकायत थी कि छात्रावास में बहुत बार होता है कि बाहरी लोग आ जाते हैं और जिससे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे रूम जिसमें वो किसी को अलॉटेड नहीं है और उस रूम में प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से विश्वविद्यालय प्रशासन अपना ताला बंद कर रहा है और ताकि इसमें छात्रावास में बाहरी व्यक्तियों, नरेंद्र देव छात्रावास में कार्रवाई हो रही है और ये क्रम से आगे भी चलेगी। ये कितने हॉस्टल खाली रहेंगे? अभी तो पहला आज नरेंद्र देव हॉस्टल है, फिर उसके बाद जैसे फोर्स की उपलब्धता रहेगी तो LBS और जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ भी इस तरह की कार्रवाई होनी है। अभी जो है अभी आइडिया नहीं है, हमारे पास लिस्ट है तो उसमें से जो हैं, जो बच्चे नेचुरल हैं जिनके अभी लीगल हैं वो रह रहे हैं। शेष जानकारी चूँकि आपको चीफ वार्डन देंगे, ये मेरा वो नहीं होता है, हमसे पुलिस उपलब्ध करा रहे हैं। का सामना करना पड़ता है तो ऐसे रूम जिसमें वो किसी को अलॉटेड नहीं है और उस रूम पे प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से विश्वविद्यालय प्रशासन अपना ताला बंद कर रहा है और ताकि इसमें छात्रावास में बाहरी व्यक्तियों, नरेंद्र देव छात्रावास में कार्रवाई हो रही है और ये क्रम से आगे भी चलेगी। ये कितने हॉस्टल खाली रहेंगे? अभी तो पहला आज नरेंद्र देव हॉस्टल है, फिर उसके बाद जैसे फोर्स की उपलब्धता रहेगी तो LBS और जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ भी कमरों पे कार्रवाई होनी है। अभी जो है अभी आइडिया नहीं है, हमारे पास लिस्ट है उसमें से जो है, जो बच्चे नेचुरल हैं जिनके अभी लीगल है वो रह रहे हैं। शेष जानकारी चूँकि आपको चीफ वार्डन देंगे, ये मेरा वो नहीं होता है, हमसे पुलिस उपलब्ध करा रही है। पूरा प्रोसीजर। मेरा नाम आशुतोष अर्षित, मैं छात्र नेता हूँ महात्मा गांधी का किस तरह का हॉस्टल है, कौन सा हॉस्टल है, क्या खर्च है? ये आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास है। विश्वविद्यालय प्रशासन जो छात्र जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जो अपने रूमों को अलॉट नहीं कराए थे, उनके रूमों को खाली कराया जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन से ही मांग छात्रों को सहूलियत दिया जाए और जो छात्र अलॉट करा लेते हैं रूम, उनको रहने दिया जाए। जो छात्र का रूम जो पहले से रह रहे हैं, अगर उनको सील किया जा रहा है तो उनके सामानों को उसी रूम में रखा जाए। अगर छात्र अगर अपना आए एप्लीकेशन दे, अपने सामानों को वापस ले जाए। किसी भी छात्रों के सामानों को नहीं छुआ जाए, रूम सील कर दिया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो नियम है उसको पालन करे, लेकिन छात्रों के सामानों को कोई नुकसान न पहुँचे, वो अपना उसी रूम में सील कर दिया जाए। क्या इसके पहले सूचना दिया गया था हॉस्टल? हाँ, इसके पहले नोटिस निकली जा चुकी थी। गर्मी का समय चल रहा है तो बहुत सारे छात्र अभी अपने गांव पे हैं, बहुत दूर दराज के छात्र रहते हैं तो अपने घरों पे हैं, गांव पे हैं, इसलिए उन छात्रावास में नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन से हमने मांग किया कि उनके सामानों को उनके रूमों में ही रख दिया जाए। जब छात्र वापस आएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, उस सामान को वापस ले जाएंगे। कितने से हॉस्टल होंगे? 35 से 38 रूम छात्रावास में हैं जो अवैध रूप से जो अलॉट नहीं हो पाए थे, वैसे रूमों को केवल सील किया जा रहा है। बाकी इस रूम को विश्वविद्यालय प्रशासन टच नहीं कर रही है। क्या लगता है ये नियम संगत सही किया जाता है?
ठीक है, इस तरह से जो अवैध रूम एक तरीके से खाली हो जाएंगे, लेकिन जो छात्रों का सामान वो सामान सुरक्षित रहे और जल्द से जल्द अलॉटमेंट प्रक्रिया चालू की जाए ताकि पुनः सभी रूम अवैध रूप से छात्रों को मिल पाए। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।